नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, सोचिए कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बांग्लादेश से लौटते हैं और उसके कुछ समय के बाद बांग्लादेश के खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के 6 अधिकारी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अधिकारी पाकिस्तान क्यों गए? क्या वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कोई महत्वपूर्ण बातचीत करने गए हैं? और सबसे बड़ी बात, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत की यात्रा को लेकर तैयार हो रहे हैं, तब बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ यह खुफिया संपर्क क्या संकेत देता है? क्या बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच अपना संतुलन बना रहा है, या फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? और इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि डीजीएफआई और आईएसआई की भूमिका क्या है और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं मिलता मनोबल बढ़ता नहीं है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंत तक बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद जो भी आपके विचार हो रहे हैं, पक्ष में, विपक्ष में, तटस्थ में, आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइए। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, तारिक के दौरे से पहले पाकिस्तान में क्या साजिश, भारत से क्या है इसका कनेक्शन। इसी पर हमारी चर्चा की शुरुआत होगी। रॉ के बाद डीजीएफआई पाकिस्तान क्यों जा रहा है? साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि डीजीएफआई आखिर है क्या, और इसे बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। डीजीएफआई यानी कि डायरेक्ट जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि डीजीएफआई बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ, पाकिस्तान की आईएसआई। और ये जो खुफिया एजेंसी है वो बाहरी देशों से जुड़ी खुफिया जानकारी के लिए काम करती है, जैसे रॉ भारत के लिए काम करती है। अब खबर यह है कि डीजीएफआई के 6 अधिकारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से हो सकती है, और यहीं से पूरी की पूरी कहानी जो है वह दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब एक देश की सैन्य खुफिया एजेंसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी से मिलती है तो केवल सामान्य विदेश यात्रा नहीं होती, इसके पीछे सुरक्षा सीमा, आतंकवाद या दूसरे स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि यह भारत के खिलाफ कोई साजिश है। अब सवाल यह है कि यह अधिकारी पाकिस्तान क्यों गए और भारत को इसकी चिंता क्यों हो सकती है। साथियों, अब जब आपको यह बात पता चल ही गया है कि डीजीएफआई बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी है, तो अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर डीजीएफआई के अधिकारी पाकिस्तान क्यों गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को डीजीएफआई के 6 अधिकारी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। उनके पाकिस्तान जाने का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट में उनके आईएसआई अधिकारियों से संभावित संपर्क की बात कही गई। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भारत विरोधी साजिश तैयार हो रही, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के बीच बातचीत कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा। लेकिन इस दौरे का समय जरूर ध्यान खींचता है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही रॉ के चीफ पराग जैन ढाका गए थे और डीजीएफआई के निमंत्रण पर बांग्लादेशी अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो क्या बांग्लादेश एक तरफ भारत से सुरक्षा संबंध सुधार रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी संपर्क बढ़ा रहा है? अगर ऐसा है तो इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की पूरी विदेश नीति और भारत पाकिस्तान के साथ उसके बदलते रिश्ते को समझना होगा। साथियों, अब हमें यह समझना है कि डीजीएफआई के 6 अधिकारी पाकिस्तान रवाना हुए। 15 अगस्त डीजीएफआई आईएसआई का मुलाकात हुआ। एजेंडा क्या है इस पर भी हमें बात हमने किया, और रॉ चीफ पहुंचे ढाका और उसके बाद भारत बांग्लादेश सुरक्षा पे बात हुई। अब भारत के लिए मामला क्यों महत्वपूर्ण है, यह सवाल आता है। साथियों, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से बात कर रहा है तो भारत को इसकी चिंता क्यों होगी? इसका जवाब बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति पे है। बांग्लादेश की 3 तरफ से सीमा भारत से लगती है और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए बांग्लादेश में होने वाला कोई भी बड़ा सिक्योरिटी चेंज भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आतंकवाद रोकने, सीमा सुरक्षा या इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बातचीत हो रही हो तो उसमें अपने भारत विरोधी कुछ नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की जमीन या उसके सिक्योरिटी नेटवर्क में ऐसा प्रभाव बनाने लगे जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके, तब यह भारत के लिए चिंता की बात होगी। और यही वजह है कि डीजीएफआई का पाकिस्तान दौरा सिर्फ ढाका और इस्लामाबाद का मामला नहीं रह जाता।
अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ता है और वो है तारिक रहमान की भारत यात्रा। साथियों, उनकी संभावित भारत यात्रा को लेकर अभी भी अनिश्चितता है। बांग्लादेश ने कहा है कि यात्रा के लिए पहले एक अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है और इसमें शेख हसीना के प्रत्यार्पण का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ भारत से बातचीत, दूसरी तरफ पाकिस्तान से इंटेलिजेंस कांटेक्ट। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश दोनों देशों के बीच अपना संतुलन बना रहा है, और इसे समझने के लिए हमें भारत बांग्लादेश संबंधों की पूरी तस्वीर को देखनी होगी। साथियों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह से खराब नहीं हुए, बल्कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश दिखाई दे रही। और इसका एक बड़ा संकेत यह है कि रॉ की चीफ पराग जैन का ढाका दौरा हुआ। 10 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के डिफेंस अफेयर्स एडवाइजर के साथ उन्होंने मुलाकात की। यह दौरा डीजीएफआई के नियंत्रण पर हुआ था। यानी एक तरफ भारत और बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसी फिर से बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब डीजीएफआई अधिकारियों का पाकिस्तान जाने का समय आया। तो इसे केवल बांग्लादेश भारत से दूर हो रहा है कहना सही नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश शायद अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कह सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी वजह है कि भारत के साथ उसके कई जरूरी मुद्दे अभी भी लंबित हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यार्पण। बांग्लादेश लगातार भारत से उनकी वापसी की मांग कर रहा है, जबकि भारत इस मामले में अपने कानूनी ढांचे के तहत इसे देख रहा है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर भी अनुकूल माहौल की बात की जा रही। यानी तस्वीर थोड़ी दिलचस्प है। बांग्लादेश भारत से बातचीत भी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान से अपने संपर्क भी बढ़ा रहा है। अगर बांग्लादेश सच में दोनों तरफ संतुलन बना रहा है तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, और भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी, ये भी हमें समझना जरूरी है। साथियों, अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी करीबी रहे, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लंबे समय तक दूरी बनी रही। इसलिए आज अगर ढाका और इस्लामाबाद के बीच मिलिट्री या इंटेलिजेंस लेवल पर संपर्क बढ़ता दिखाई देता है, तो यह केवल एक समान डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। यह एक तरह से पुराने रीजनल इक्वेशन में बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिश सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क, व्यापार और उच्च स्तरीय यात्राएं में हाल में वर्षों में काफी बदलाव देखने को मिला है। यानी जो देश लंबे समय तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे बातचीत के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। और यही तारिक रहमान की सरकार का अप्रोच महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएनपी की राजनीति में पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर ऐतिहासिक रूप से अलग दृष्टिकोण रहा है, लेकिन आज की बांग्लादेश सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट है। और इसे यह भी देखना है बांग्लादेश को कि कहां से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी, कहां से सिक्योरिटी कॉपरेशन मिलेगा, और किस देश के साथ संबंध उसके लिए डिप्लोमेटिक लेवरेज पैदा करेंगे। यानी बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ इंडिया फ्रेंडली या पाकिस्तान फ्रेंडली कहना बहुत आसान होगा, लेकिन वास्तविकता इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहां चीन का कनेक्शन भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से मजबूत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। इसलिए अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट बढ़ाता है, तो उसका एक इनडायरेक्ट जियोपॉलिटिकल एंगल चाइना से भी जुड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीन पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कहना भी बिना प्रमाण के गलत होगा। असल बात यह है कि साउथ एशिया में कई देशों के इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, और बांग्लादेश इस पूरे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल पोजीशन पे है। इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संबंध अब केवल नेबरहुड पॉलिसी का विषय नहीं है, यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से भी जुड़ता हुआ। भारत के लिए बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी मजबूत होती है, बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम कॉपरेशन के अवसर बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच आसान होती है। और यही कारण है कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को केवल किसी एक विवाद, चाहे वो राजनीतिक हो, सीमा से जुड़ा हुआ हो, प्रत्यर्पण का मामला हो, तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत क्या करे, भारत की पहली जरूरत क्या होगी। साथियों, बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिक चॉइस के रूप में देखना, स्ट्रेटेजिक कैंप के रूप में देखना भारत की पहली चॉइस, पहली जरूरत नहीं होगी। भारत को यह उम्मीद नहीं करनी होगी बांग्लादेश हमेशा केवल भारत के साथ खड़ा रहेगा, बल्कि भारत को अपने रिश्ते इतने मजबूत बनाने होंगे कि बांग्लादेश के लिए भारत के साथ कॉपरेशन सबसे अधिक लाभकारी विकल्प बना रहे। और इसके लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण होगी। पहला, व्यापार, यानी दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक डिपेंडेंस को बढ़ाना। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी, रेल, सड़क, इनलैंड वाटरवेज और पोर्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना। तीसरा, अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा, यानी कि एनर्जी कॉर्पोरेशन, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक पार्टनरशिप। चौथा, अगर हम बात कर रहे हैं तो सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी डायलॉग,
दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसी के बीच लगातार कम्युनिकेशन, और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन निकलता है। किसी पड़ोसी देश को केवल दबाव से अपने साथ नहीं रखा जा सकता, उसे अपने साथ रखने के लिए विश्वास, आर्थिक फायदा और स्ट्रेटेजिक वैल्यू तीनों देना पड़ता है। अब आने वाले दिनों में असली नजर तीन चीज पर होगी: डीजीएफआई और आईएसआई के संपर्क का आगे क्या स्वरूप बनता है, भारत और बांग्लादेश के बीच हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग किस दिशा में जाता है, क्या बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूप देता है या सिर्फ अस्थायी डिप्लोमेटिक मूव तक सीमित रखता है, और यहीं से हमें इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अब अंतिम सवाल यह है कि आने वाले दिनों में भारत को किन संकेत पर नजर रखनी चाहिए। साथियों, अब तक हमने समझ लिया कि इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ एक डीजीएफआई डेलीगेशन की यात्रा को देखकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कई बार एक घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बाद क्या होता है। इसलिए आने वाले समय में भारत को कुछ खास संकेतों पर नजर रखनी होगी। पहला संकेत कि डीजीएफआई और आईएसआई के जो संबंध है, अगर ये संपर्क केवल एक बैठक तक सीमित रहता है तो इसका महत्व सीमित हो सकता है, लेकिन अगर आने वाले महीनों में डीजीएफआई और आईएसआई के बीच लगातार बैठक हो, नियमित डेलीगेशन विजिट हो, फॉर्मल सिक्योरिटी कॉपरेशन दिखाई देता है, तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होगा। यानी असली सवाल यह नहीं है कि एक बार अधिकारी पाकिस्तान गए या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या एक स्थायी व्यवस्था बन रही है। दूसरा संकेत, भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा बातचीत। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लेवल पर बातचीत बढ़ती तो यह संकेत होगा कि दोनों देश मतभेदों के बावजूद प्रैक्टिकल कॉपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यह भारत के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि पड़ोसी देशों के बीच हर मुद्दे पर सहमति जरूरी नहीं होती। जरूरी यह है कि मतभेदों के बावजूद कम्युनिकेशन चैनल खुला रहे। तीसरा संकेत, तारिक रहमान की भारत यात्रा। अगर प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आते हैं तो यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं होगी, यह संकेत दे सकती है कि दोनों देश अपने संबंधों में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, और इस यात्रा में किन मुद्दों को प्राथमिकता मिलती है उससे भी काफी कुछ पता चलेगा कि क्या बातचीत केवल राजनीतिक मुद्दे होंगे या फिर व्यापार, कनेक्टिविटी, एनर्जी, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल कॉपरेशन को भी बराबर महत्व मिलेगा, और यही आगे की दिशा को तय करेगा। लेकिन भारत को एक गलती नहीं करनी चाहिए। भारत को इस पूरे घटनाक्रम को केवल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर अलग अलग देशों से संबंध बनाएगा। अगर भारत हर बार बांग्लादेश के पाकिस्तान या चाइना के साथ संपर्क को केवल खतरों के रूप में देखेगा तो इससे डिप्लोमेटिक स्पेस कम हो सकता है। इसके बजाय भारत को एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी होगी, प्रतिस्पर्धा का जवाब बेहतर पार्टनरशिप से। अगर बांग्लादेश को भारत से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है तो व्यापार के बेहतर अवसर मिलते हैं, ऊर्जा सहयोग मिलता है, सिक्योरिटी कॉपरेशन में अगर हम बात करें साथियों तो दोनों देशों को जो है स्वाभाविक रूप से मजबूती मिलती है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि अब पूरी इस कहानी को एक आखिरी बार बहुत आसान भाषा में अगर हम समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि रॉ चीफ का ढाका दौरा हुआ, और उसके बाद इन तीनों घटनाओं को कौन कौन सी, एक रॉ चीफ का ढाका दौरा, डीजीएफआई के अधिकारियों का पाकिस्तान जाने की रिपोर्ट और तारिक रहमान की भारत यात्रा। अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो साउथ एशिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बढ़ा रहा है, लेकिन अभी से भारत के खिलाफ किसी साजिश की तरह नहीं देखा जा सकता। भारत की चुनौती यह है कि वो बांग्लादेश की इस बढ़ती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझे और उसे अपने हितों के साथ जोड़कर रखे, और इसके लिए केवल सुरक्षा नहीं बल्कि व्यापार, कनेक्टिविटी, एनर्जी, डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप महत्वपूर्ण। साथियों, एक बात हमेशा आपको याद रखना होगा, जियो पॉलिटिक्स में कोई देश हमेशा के लिए एक कैंप में नहीं रहता। देश अपने हितों के हिसाब से दोस्ती और साझेदारी बदलते हैं। इसलिए भारत के लिए असली लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बात ना करे, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि बांग्लादेश के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो। और अगर भारत ये कर पाता है तो डीजीएफआई की कोई भी पाकिस्तान यात्रा बांग्लादेश के पूरे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को कमजोर नहीं कर पाएगी, और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सीख है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए कि बांग्लादेश किसके साथ है और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इस पर हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।